वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स का ओवरव्यू। ये जो रिसर्च आपके सामने मैं शो करने जा रही हूँ ये पिछले 3 साल के 6 क्वेश्चन पेपर जिसमें आपका मेन एग्जाम, बोर्ड एग्जाम और कंपार्टमेंट एग्जाम प्लस कुछ मॉक्स भी इंक्लूडेड है। ठीक है, सो इस ओवरव्यू पे हमने जो मेहनत की है होपफुली वो आपके काम है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, इस पे ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखा है, आप हमारे इंस्टा पेज पे जाकर उसको चेक कर सकते हो। मैं फिर भी इसको एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो रिपीट हुआ है एग्जामिनेशन में। और एक और बात, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, इन पे 3 तरह के आपके क्वेश्चन बनते हैं स्टूडेंट्स, तो प्लीज पे अटेंशन। प्राइमरी सेक्टर, इसकी इंपॉर्टेंस, सेकेंडरी सेक्टर, इसकी इंपॉर्टेंस। तो सबसे ज्यादा जो इस वक्त एग्जामिनेशन से पूछा जा रहा है, एमसीक्यू से भी पूछा जाएगा, 2 मार्कर्स में भी पूछा जाएगा, 5 मार्कर्स में भी पूछा जाएगा, दैट इज दिस पर्टिकुलर टॉपिक टर्शरी सेक्टर। एक सेकेंड, सॉरी, दिस पर्टिकुलर सेक्टर टर्शरी सेक्टर। ओके, सर्विस सेक्टर है, याद रखना है। इसे आपको आपसे टाइप्स ऑफ सर्विसेज पूछ लेगा, इंपॉर्टेंस पूछ लेगा। याद रखिएगा, अगर ये सेक्टर नहीं हुआ तो ये दोनों सेक्टर बूम नहीं कर सकते। माइंड यू, बार बार बोल रही हूँ, ये तीनों सेक्टर्स आपको तैयार करना है। बहुत प्यारा टॉपिक्स है, बहुत इजी टॉपिक्स हैं। और एक बात, आपका जो पेपर है ओवरऑल 80 मार्क्स का पेपर बनेगा, जिसमें से बहुत प्यार से 15 से 20 मार्क्स आपको ये सेक्शन, सिर्फ और सिर्फ ये वीडियो दिला देगी। और 15-20 मार्क्स आपके परसेंटेज को निखारने के लिए बहुत जरूरी होते हैं, राइट। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्शरी। टर्शरी की आपको सारी एक्टिविटीज याद रखनी है। कोई डॉक्टर हो, टीचर हो, ट्रांसपोर्ट हो, कम्युनिकेशन हो, जो मोबाइल में आप सिम यूज करते हैं, टीचर आपका सारी सर्विसेज का पार्ट है। ओके, तो सर्विसेज पे ध्यान देना। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर। है ये सारे इकोनॉमी के सेक्टर ही बच्चों, ठीक है, इकोनॉमी के सेक्टर है, लेकिन सेक्टर्स को अलग तरीके से वो डिवाइड कर रहा है। तो अगर हम यहाँ देखें ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, आपको क्या याद रखना है, इन्हें इनफॉर्मल और फॉर्मल सेक्टर भी बोलते हैं। फॉर्मल सेक्टर वो होते हैं यार जिसके अंदर ना इंडस्ट्रीज की रूल्स होते हैं, रेगुलेशन, तो आपको कॉन्ट्रैक्ट बकायदा साइन करना पड़ता है, तब जाके आप उसका पार्ट बनते हो। इनफॉर्मल सेक्टर में जॉब इजीली मिल जाती है, बट जो सर्विसेज, जो केटरिंग, जो प्यार, जो ध्यान आपका फॉर्मल सेक्टर रखता है, ऑर्गेनाइज सेक्टर रखता है, वो अनऑर्गेनाइज नहीं रख पाता है। दोनों के बीच में डिफरेंस, दोनों की डेफिनेशन, दोनों के एग्जाम्पल एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रही हूँ, बार बार बोल रही हूँ, रिसर्च के हुए टॉपिक्स है, तो प्लीज अटेंशन पे करना। अगर आप लोग चाहोगे तो हम इस पर डिटेल वीडियो भी बनाएंगे, बट उसके लिए फिर आपको कमेंट्स करने पड़ेंगे। ओके, चलिए मूविंग ऑन। नेक्स्ट इज एवरेज इनकम। अच्छा, एवरेज इनकम पे उसने पूछा क्या है, एवरेज इनकम होती क्या है, तो 10th में आप लोग हो ही, अभी मैथ्स का पेपर भी आपका आ रहा है, फिजिक्स भी आप लोग आज दे ही रहे हो, तो आपने उसमें एवरेज निकालना सीखा भी होगा, राइट। एवरेज इनकम क्या होती है, पर कैपिटा इनकम क्या है, टोटल इनकम क्या है। तो एक देश में रह रहे सभी लोगों की जो इनकम है वो नेशनल इनकम होती है। अब उस देश की संख्या जो है, लोगों की जो संख्या है, उससे जब हम डिवाइड कर देते हैं तब ये निकलती है। बट एक बात याद रखिएगा आप लोग, इसमें आपको ना कई बार डेटाबेस क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे बच्चों। जो डेटाबेस क्वेश्चन होते हैं ना, उसके अंदर आपको याद रखना है 15 to 60, 15 से 60 साल की उम्र वाले जो लोग होते हैं ना, यही वो हैं जो कहीं ना कहीं रोजगार जनसंख्या वाले रूप में आते हैं, या ये वो लोग हैं जो एम्प्लॉयड होते हैं, जो अर्निंग मेंबर्स होते हैं। बाकी सारे होते हैं डिपेंडेंट इन पे, यानी चिल्ड्रंस और सीनियर एज सिटीजन्स। ओके, तो आपको याद रखना है एवरेज इनकम, डेफिनेशन पूछेगा, एग्जाम्पल पूछेगा, कैलकुलेट भी करवाएगा। कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन 2 से 3 मार्क्स पे आता है। बहुत प्यारा, बहुत इजी, बहुत सिंपल सा टॉपिक है, कर लेना। ओके, नेक्स्ट इज सोर्सेज ऑफ क्रेडिट। माइंड यू, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाएगा, इनडायरेक्ट भी पूछा जाएगा। डायरेक्ट कैसे पूछा जाएगा, डायरेक्ट तो ऐसे ही, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ इनकम, फॉर्मल सोर्सेज, इनफॉर्मल सोर्सेज और इसकी इंपॉर्टेंस। ये जो तीनों चीजें यहाँ पे इस पीपीटी में आपको दिख रही है, हर एक पॉइंट पर क्वेश्चन पूछा हुआ है। जैसे फॉर्मल सोर्सेज बैंक्स, फाइनेंस, इंस्टीट्यूशन, बट आप जानते हो विलेज एरिया में ये सब अवेलेबल नहीं होता। रूरल एरिया में अनफॉर्चुनेटली अभी भी मोबाइल पहुंच चुका है, रील्स पहुंच चुके हैं, इंस्टाग्राम पहुंच चुका है, लेकिन बैंक्स नहीं पहुंचे। ठीक है, तो उनको आज भी क्रेडिट के लिए फैमिली पर बेस होना पड़ता है, फ्रेंड्स पर होना पड़ता है। आप फ्रेंड्स एंड फैमिली कई बार आपको बोरो नहीं करवा पाते, उतना पैसा आपको क्रेडिट या लोन या उधार के रूप में नहीं दे पाते, तो ये सेक्टर फिर वहां पे काम करता है। अब इस सेक्टर में ये तो हमारे अपने होते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन ये जो मनी लैंडर्स है ना, ये जो मिडल मैन है ना, ये पूरे किसान की जिंदगी को बर्बाद करने के लिए खड़े। ये उसको लोन तो देते हैं, लेकिन लोन की शर्तें आसान नहीं होती। क्या आसान नहीं होती, कोई पेपर वर्क नहीं है, लोन तुरंत मिल जाता है, लेकिन लोन की जो कीमतें हैं, लोन का जो ब्याज है, इंटरेस्ट रेट है, वो बहुत हाई होता है, तो वो इसको वापस नहीं कर पाता है। ओके, सोर्सेज ऑफ क्रेडिट, फॉर्मल, इनफॉर्मल और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये एक टॉपिक हो गया आपका। मूविंग ऑन, नेक्स्ट टॉपिक है एचडीआई। एचडीआई पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे, बट ये एक दो बार 1 मार्कर्स में आया हुआ है, तो इसमें आपको याद कर रखना है। एक तो इसकी फुल फॉर्म ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अच्छा, इसको डेवलप किया था डॉक्टर महबूबुल हक और अमर्त्य सेन ने, बट वो नहीं पूछ रहे, लेकिन मैं इन्फॉर्मेशन आपको एक्स्ट्रा बता रही हूँ। पूछ क्या रहा है बच्चों, पूछ ही रहा है, ठीक है।
क्या कंपोनेंट्स है? 3 कंपोनेंट्स है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स आपके सामने बच्चों, याद रखने हैं आपने कंपोनेंट्स। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ऑन एन एवरेज किसी देश में लोग कितना जीते हैं, किस उम्र तक जीते हैं, सबसे ज्यादा हाईएस्ट है जापान की। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन लेवल के पढ़ते हैं नहीं, लिटरेसी लेवल क्या है, देन उसके बाद पर कैपिटा इनकम, और ये अभी आपको एवरेज में भी मैंने बताया था, राइट। तो ये तीनों टॉपिक्स अगर आप कर लेते हो तो आपको ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, राइट। ओके, नेक्स्ट इज लोन्स। लोन्स या क्रेडिट बात सेम है, लोन्स या क्रेडिट बात सेम है, हिंदी में साफ बोल देगा उसको, ये रेड कह देगा, आपके सामने है, ठीक है। मैंने बताया था लोन्स पर भी क्वेश्चन आ रहा है कि किस पर्पस के लिए लोन लिए जाते हैं, तो भाई एजुकेशन है, हाउस खरीदना है, सबका मन होता है अपना रोटी कपड़ा मकान का, तो मकान खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है, या अगर मैं रूरल एरिया में चले जाऊं तो उन लोगों को अपने यहाँ शादी करनी है बच्चों की, ठीक है, कई बार उनको कई फंक्शन अटेंड करने होते हैं, खाद खरीदनी होती है, इक्विपमेंट्स खरीदने होते हैं, उन सबके लिए हमें लोन चाहिए, राइट। शहरों में भी एजुकेशन और हाउसिंग के लिए तो लोन चाहिए, एजुकेशन महंगी इतनी हो चुकी है कि हमें लोन लेने की जरूरत पड़ती है। टाइप्स ऑफ पर्सनल इनकम पे अगर हम अंदर जाते हैं तो लोन के टाइप्स क्या है? पर्सनल लोन जो हम अपनी जरूरतों के लेते हैं, जैसे एजुकेशन लोन, ये प्रोफेशनल लोन होगा। बट पर्सनल लोन के अंदर आपके घर में कोई शादी है, कोई फंक्शन है, होम लोन सबका सपना, बिजनेस लोन वो तो हम जानते हैं, राइट। चलिए मूविंग ऑन। ग्लोबलाइजेशन, माइंड यू, अगर मैं बोलती प्राइमरी सेक्टर के बाद जो सबसे ज्यादा टॉपिक रिपीट हुआ वो है ग्लोबलाइजेशन। मतलब आप सोच नहीं सकते इतनी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अच्छा, क्वेश्चन पूछा है कैसे इसने? अगेन डायरेक्ट भी पूछा है, इनडायरेक्ट भी पूछा है। डायरेक्टली कैसे पूछा है? डायरेक्टली इसने पूछा है कि होता क्या है ग्लोबलाइजेशन, पढ़ते क्यों है हम ग्लोबलाइजेशन, करते क्या है ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन का बहुत सिंपल सा मतलब है बच्चों, अपने देश के द्वार, अपने देश के बाजारों के दरवाजे दूसरे देश के बाजारों के लिए खोल देना, ठीक है। जो भी इसका पार्ट बनता है वो WTO के साथ एक एग्रीमेंट साइन करता है। WTO क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, पहला नाम क्या था इसका? जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, गेट। ओके, तो यही गेट आज के टाइम में WTO हो चुका है बच्चों। और ये WTO आपको बिजनेस, इंटरनेशनल बिजनेस एंटर करने में हेल्प करता है। आप सबका भी कहीं ना कहीं बिजनेस मन होगा बिजनेस करने का, तो आपको इसकी इन्फॉर्मेशन वैसे भी अपने पास रखनी चाहिए। प्लस आपके एग्जामिनेशन में तो ये आया हुआ है। अच्छा, आया क्या है? आया है इसकी डेफिनेशन, क्या होता है ग्लोबलाइजेशन। तो मैंने बता दिया ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, क्या इफेक्ट है इसके। ट्रेड एक्सपेंशन इसके इफेक्टिव पार्ट है। कल्चरल, क्या सिर्फ ग्लोबलाइजेशन में हम ट्रेड करते हैं? नहीं, ग्लोबलाइजेशन में बच्चों सिर्फ फिजिकल चीजें एक्सचेंज नहीं होती, इमोशंस भी एक्सचेंज होते हैं, कल्चर भी एक्सचेंज होता है। इस वक्त आपके सामने जो टीचर खड़ी है, ठीक है, आई एम वेयरिंग अ वेस्टर्न शर्ट, ये क्या है? ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट, ठीक है। सो ग्लोबलाइजेशन के इफेक्ट और ये ग्लोबलाइजेशन की इंपॉर्टेंस, तो ये टॉपिक अपने आप में इंपॉर्टेंट है। ग्लोबलाइजेशन के साथ एक और टॉपिक है, आगे आएगा, बट मैं अभी बता रही हूँ। ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन, तीनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है, पर सबसे ज्यादा जो पूछा गया है वो ग्लोबलाइजेशन पूछा गया है, कहीं कहीं लिबरलाइजेशन भी उसने पूछा है। तो ये तीनों टॉपिक अगर आप तैयार कर लेते हो तो आपके 15 मार्क्स पक्के। ओके, चलिए मूविंग ऑन। नेक्स्ट इज मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, MNC, राइट। बात हुई है ग्लोबलाइजेशन की, तो MNC कैसे पीछे रहेगा भाई? ग्लोबलाइजेशन में अगर हम इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे हैं तो इंटरनेशनल कंपनीज भी तो होंगी, राइट। तो होती क्या है एक मल्टीनेशनल कंपनी? एक मल्टीनेशनल कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसकी 2 या 2 से अधिक, याद रखना 2 और मोर देन 2 कंट्रीज में उसकी ब्रांचेस होती हैं, उसके हेड ऑफिसेज होते हैं। मैकडोनल्ड का बर्गर हम सबको पसंद है, किसका एग्जांपल है? MNC का, ठीक है। लक्स सोप हम सब यूज करते हैं, किसका एग्जांपल है? MNC का। और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं जो आप कोट भी कर सकते हो, एग्जाम में लिख दोगे तो नंबर और ज्यादा मिलेंगे, राइट। चलिए MNC डेफिनेशन, एग्जांपल देखिए, एप्पल, कोका कोला, जो आप प्रोडक्ट यूज करते हो बच्चों, 99% प्रोडक्ट आप मल्टीनेशनल कंपनीज के ही यूज करते हो, एक्सेप्ट डाबर, डाबर अपना। रोल ऑफ ICT इन ग्लोबलाइजेशन, कहा था ना ग्लोबलाइजेशन बहुत बार रिपीट हुआ है। देखो, सिंपल ग्लोबलाइजेशन आया, ट्रेड में ग्लोबलाइजेशन आया, MNC में ग्लोबलाइजेशन आया, कल्चर में ग्लोबलाइजेशन आया, और अब रोल ऑफ ICT, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। ग्लोबलाइजेशन जब अपने साथ आता है ना बच्चों, तो सिर्फ और सिर्फ फिजिकल गुड्स नहीं लाता, सिर्फ कल्चरल गुड्स नहीं लाता, नॉलेज भी लाता है। हम भी उनसे कॉम्पीट करते हैं, हमारे लोगों को भी उससे कॉम्पिटिशन मिलता है, वो भी सोचता है हम इनके जैसा क्यों ना करें, इनके जैसे क्यों ना बने। तो ग्लोबलाइजेशन कहीं ना कहीं एनहांस करता है कम्युनिकेशन को, कॉस्ट को डिक्रीज करता है। इसका पर्पस ही यही है एफिशिएंसी को बढ़ाना, राइट। एग्जाम्पल क्या है? इंटरनेट, मोबाइल टेक्नोलॉजी, क्या इनके बिना हम आज की लाइफ यूज इमेजिन कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। मैं आप तक अगर पहुंच रही हूँ, आप मुझसे अगर कनेक्ट हो रहे हो, और मुझ जैसे अनेकों टीचर के साथ अगर आप कनेक्ट कर रहे हो ऑनलाइन, हम पढ़ा पा रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस, राइट। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट टॉपिक इज डेवलपमेंट गोल्स। डेवलपमेंट गोल्स आपको याद होगा हर किसी के लिए अलग अलग होते हैं, किसी के लिए डेवलपमेंट कुछ है, किसी के लिए डेवलपमेंट कुछ और, बट डेवलपमेंट चाहिए हम सबको लाइफ में, कोई भी ऐसा नहीं इसको डेवलपमेंट नहीं चाहिए। क्या जो कल आपकी इनकम थी या आपकी फैमिली की इनकम थी, आप नहीं चाहते आपके पढ़ने के बाद, आपके जॉब रेडी होने के बाद वो इनकम ज्यादा हो?
है ना। तो डेवलपमेंट गोल्स उसका पार्ट है। डेवलपमेंट गोल्स पे ही बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए बच्चों, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी आपका, अगर मेरी स्पीड थोड़ी ज्यादा लग रही है आप वीडियो स्लो करके भी देख सकते हो, राइट। चलिए मूविंग ऑन। लिबरलाइजेशन बोला था, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन, ये रहा, ठीक है। इसको आप एलपीजी न्यूमोनिक से बच्चों, एलपीजी, एलपीजी से याद रख सकते हो। एल फॉर लिबरलाइजेशन, पी फॉर प्राइवेटाइजेशन, जी फॉर ग्लोबलाइजेशन, ये रहा आपके सामने लिबरलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन मैंने बताया अपने देश के दरवाजों को दूसरे देश के बाजारों के लिए खोल देना, राइट, इंटरनेशनल ट्रेड में पार्टिसिपेट करना। लिबरलाइजेशन क्या है? लिबरल एक वर्ड है बच्चों, और ये आपका हिस्ट्री का ही पार्ट रहेगा। लिबरल या लिबर्टी से बना हुआ शब्द है जिसका मतलब होता है फ्रीडम, राइट। यहाँ पर जब हम ट्रेड में लिबरलाइजेशन की बात करते हैं, लिबरल होने की बात करते हैं, तो हम बात करते हैं कि कैसे कैसे आप व्यापार की शर्तों को, कैसे आप ट्रेड की कंडीशंस को, जो टर्म्स एंड कंडीशंस है उनको आसान कर दो, ज्यादा से ज्यादा लोग उसमें पार्टिसिपेट कर सकें। आपका जो इस वक्त ये जो यंग इंडिया है, इसमें आप शार्क टैंक जरूर देखते होगे शो, इसके अंदर क्या चल रहा है, वो लिबरलाइजेशन का ही एक पार्ट है। हमारे कंट्री में ट्रेड की शर्तें, व्यापार की शर्तें, बिजनेस की शर्तें इतनी आसान कर दी गई है कि अब हर कोई स्टार्टअप का कम से कम एक बार ट्राई तो करता है। अगेन लिबरलाइजेशन, उसकी डेफिनेशन, बेनिफिट, इम्पैक्ट। ओके बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट इज पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। बोला था सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, सारे सेक्टर्स इंपॉर्टेंट है। पब्लिक प्राइवेट के अंदर डिबेट, पब्लिक और प्राइवेट गुड्स, इसमें कौन सी गुड है जो पब्लिक ऑन करती है, कौन सी गुड है जो प्राइवेट सेक्टर ऑन करता है। अच्छा, पब्लिक सेक्टर में आप लोगों को और भी क्या याद रखना है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी तो हो गया, पब्लिक और प्राइवेट करके भी वो क्वेश्चन पूछ रहा है, डिफरेंस भी पूछ रहा है, पब्लिक सेक्टर के आपको एग्जांपल अलग अलग तरीके से पूछ रहा है। और कई बार ना ये क्वेश्चन आपका कॉम्पिटेंसी बेस्ड आता है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड बेसिकली क्या होता है, ये यहाँ पर ना आपसे डायरेक्टली पूछेगा, ये आपसे कहेगा कि मान लो एक इकोनॉमी में दो सेक्टर है, एक सेक्टर ऐसा है जो सबके लिए चीज अवेलेबल कराता है, एक है जो अवेलेबल तो कराता है पर पैसे ज्यादा लेता है। तो जो फ्रीली अवेलेबल कराएगा, चीप अवेलेबल कराएगा, सबके लिए अवेलेबल कराएगा, वो होगा पब्लिक सेक्टर। जो कॉस्ट लेगा, चार्ज करेगा, क्वालिटी बेटर शायद दे सकता है लेकिन चार्ज वो इतना ज्यादा लेगा, वो है प्राइवेट सेक्टर। तो प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर का डिबेट, पब्लिक सेक्टर में जो ओनरशिप होती है वो गवर्नमेंट के हाथों होती है, प्राइवेट शिप में जो ओनरशिप होती है वो प्राइवेट कंपनीज के हाथों में होती है। जैसे आपका रेलवे जो है वो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चलाती है, और इसी तरह अगर मैं बात करता हूँ आपके लिए तो प्राइवेट सेक्टर में जो बिजली है हमारे, वो प्राइवेट सेक्टर से जनरेट होती है, राइट। तो ये दोनों एग्जांपल है पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के। नेक्स्ट इज जीडीपी। आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, इकोनॉमिक्स में अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी और उसमें जीडीपी शब्द नहीं आया तो आपने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी। पूरा इकोनॉमिक्स का मतलब ही क्या है, इकोनॉमी का मतलब होता है हिंदी में अर्थशास्त्र, और अगर मैं इसको डिफाइन करूँ तो अर्थ यानी पैसा और शास्त्र यानी टेक्निक। तो पैसे को मैनेज करने की जो टेक्निक है वो आपको इकोनॉमिक्स सिखाता है, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स में जीडीपी की फुल फॉर्म होती है बच्चों ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। और इस सकल घरेलू उत्पाद की आपको डेफिनेशन, इंपॉर्टेंस, इकोनॉमिक ग्रोथ, ये आपको याद रखना है। टॉपिक आप याद रखेंगे, उससे रिलेटेड आप एक पैराग्राफ जो उसमें दिया हुआ, ज्यादा डिटेल में तो इन्होंने दिया भी नहीं रखा, आप थोड़ा सा भी पढ़ोगे तो आपको चीजें वहां पे कंसाइज वे में पता चलेंगी। और जल्दी जल्दी क्विक रिवीजन के लिए तो हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं, फटाफट आप यहाँ से टॉपिक देखिए, बुक में मार्क कीजिए और रिवाइज कीजिए, राइट। चलिए नेक्स्ट टॉपिक इज सेल्फ हेल्प ग्रुप। जब मैंने बात की थी रूरल क्रेडिट की, जब मैंने बात की थी फॉर्मल इनफॉर्मल सेक्टर की, जब मैंने बात की थी लोन की, तब वहां पर आपको बताया था कि बैंक्स अभी भी रूरल एरियाज में, इंस्टाग्राम पहुंच चुका है, इंटरनेट पहुंच चुका है, लेकिन क्रेडिट नहीं पहुंचा, बैंक्स नहीं पहुंचे, उनके पास सस्ते दरों पर लोन नहीं पहुंचा। तो इस चीज को सुधारने के लिए एक्चुअली जो आइडिया था इंडिया में कोऑपरेटिव्स का, ये दिया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने गुजरात के कुछ फार्मर्स की मदद करने के लिए। बट ये आइडिया अच्छा रहा, जब ये आइडिया अच्छा रहा तो इसको पूरे इंडिया में इंप्लीमेंट करने की सोची। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स यहाँ से एक आइडिया निकल कर आता है, सेल्फ यानी खुद की मदद खुद करना, ठीक है। तो यहाँ पे किया गया था, कुछ लोगों का एक संगठन बना दिया जाता है, खासकर महिलाओं को प्रेफरेंस दी जाती है, उनका एक ग्रुप होता है, हर महीने छोटा सा एक डोनेशन देते हैं वहां पर, या छोटी सी एक जमा पूंजी अपनी जमा करते हैं, और उसी पैसे को इकट्ठा करके किसी को उन्हीं के ग्रुप में से लोन दे दिया जाता है। तो किसी का क्या हाथ हिलाने से अच्छा है अपने दम पर खुद क्रेडिट दिलवाना। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, इनकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है बच्चों, इनके बेनिफिट मैंने आपको पहले ही बता दिया। एक बेनिफिट तो यही है कि आप ट्रेड, मनी लैंडर्स, इनके जाल से बच जाते हो, रिस्पेक्टफुली आप अपना काम जो है वो कर सकते हो, आपको किसी के आगे बैक करने की जरूरत नहीं है, राइट। चलिए नेक्स्ट इज बैंक्स एंड कोऑपरेटिव्स। बैंक्स में बैंक्स, जनरल बैंक भी इंपॉर्टेंट है, कमर्शियल बैंक भी इंपॉर्टेंट है, और इसमें एक क्वेश्चन आपके आरबीआई का भी आएगा। व्हाट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, करता क्या है, काम क्या करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सरकारी बैंकों का बैंक है, प्राइवेट बैंकों का बैंक है, बैंक्स को रेगुलेट करता है, क्या शर्तें हैं, कैसे लोन दिया जाएगा, कैसे जनरेट किया जाएगा, ये सारे काम उसके हैं। तो बच्चों हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है, हर टॉपिक अगर आप तैयार कर लेते हो तो बेरली आपको बहुत ज्यादा इसमें टाइम नहीं लगेगा। क्विक रिवीजन भी एक बार वीडियो का आपने देख लिया और एक बार वही टॉपिक्स वहां से रिवाइज कर ली तो 15 से 20 नंबर आपके पक्के हैं, राइट। जैसे मैंने बोला था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया,
फंक्शंस, इंपॉर्टेंस एंड रूल। अभी हमने बात की थी लोन्स की, बैंक्स की भी बात कर ली। अब बैंक से अगर आप लोन लेने जाते हो तो जनरली बैंक्स आपके पास ना कहते हैं कुछ हमें दे दो ताकि हम आपका लोन की श्योरिटी के रूप में लोन दे सके, श्योरिटी आप हमें दे दो। अब श्योरिटी में क्या किया जाता है, श्योरिटी में रखी जाती है कोलेटरल बच्चों, ठीक है। आजकल के टाइम के जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो कोलेटरल के नाम पे आपसे इतना कुछ नहीं मांगते जितना ये मनी लैंडर्स तो कई बार किसान की पूरी पूरी जमीन रखवा लेते थे अपने पास, उनका पर्पस यही होता था, राइट। तो कोलेटरल क्या है, कोलेटरल बेसिकली वो सिक्योरिटी है जो आप प्लेज करते हो कि आप इसके बदले में उनको पैसा वापस करोगे। इंपॉर्टेंस क्या है, लैंडर जो है जो आपको पैसा दे रहा है, चाहे वो बैंक है, चाहे आपके फैमिली है, चाहे फ्रेंड्स है, हालांकि फैमिली फ्रेंड्स नहीं मांगते कोलेटरल, बट मनी लैंडर से मांगते हैं, तो वो अपने पास इसको रखते हैं और बदले में आपका लोन अप्रूव कर देते हैं, ठीक है। फाइनेंशियल लिटरेसी, फाइनेंशियल लिटरेसी इसी से रिलेटेड एक टर्म है। अगर आपको पता है बच्चों लोन क्या है, कैसे मिलेगा, बैंक के पास कैसे जाना है, कैसे अप्रोच करना है, तो आप कम से कम उनके जाल में नहीं फंसोगे जो आपको बेवकूफ बना के आपको हड़प सकते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट, मैं पहले ही डिस्कस कर चुकी हूँ, बस उसी का पार्ट है। फॉर्मल इनफॉर्मल करके पूछ लेगा और आपका ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज करके पूछ लेगा, बहुत तरीके से पूछ लेगा, लेकिन आपको बस ध्यान रखने की बात क्या हो रही है, ओके। ट्रेड, जब हम ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन की बात कर रहे हैं, लिबरलाइजेशन की बात कर रहे हैं, कर किस लिए रहे हैं, करना तो ट्रेड ही है, राइट। तो व्हाट इज ट्रेड, ट्रेड है व्यापार। अब व्यापार में याद रखिएगा, व्यापार ट्रेड के अंदर दो चीजें, एक मैन्युफैक्चर ट्रेड होता है, ठीक है, एक कमर्शियल ट्रेड होता है। मैन्युफैक्चर ट्रेड में बच्चों आप खुद कोई गुड, कोई वस्तु, कुछ किसी चीज का आप निर्माण करते हो तब उसे आप बाजार में बेचते हो। यहाँ पे बात ट्रेड की हो रही है, प्रोडक्ट किसी और का भी लेके बेचा जा सकता है, ठीक है। तो ट्रेड क्या है, डोमेस्टिक भी हो सकता है, इंटरनेशनल भी। इंपॉर्टेंस क्या है, इकोनॉमी की ग्रोथ को बढ़ाता है, पर कैपिटा इनकम को बढ़ाता है, तभी तो आप एवरेज इनकम पढ़ रहे हो, तभी तो आप एसडीआई पढ़ रहे हो, तभी तो आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, राइट। तो ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है बच्चों। ग्लोबलाइजेशन अगर आपने पढ़ लिया तो आपको ये, इससे कोई क्वेश्चन आपको ऐसे नहीं कि आप नहीं कर पाओगे। ओके, दिस इज द लास्ट स्लाइड ऑफ द वीडियो। होपफुली वीडियो आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, बहुत मेहनत करी है इस वीडियो के पीछे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप प्लीज कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने नीडी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। एक्चुअली लंदन अकेडमी अगर ये वीडियो लेकर आया ना, तो हमारा सिर्फ एक ही पर्पस है, हमारा पर्पस है कि वो स्टूडेंट जो ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर सकता, वो स्टूडेंट जो लास्ट टाइम पे किसी चीज को कोई एक्सेस नहीं मिलता उसको, कम से कम अगर उसके पास एक वीडियो की कनेक्टिविटी है तो वो अपने 15 से 20 मार्क्स एग्जाम में बढ़ा ले। तो प्लीज इसको अच्छे से अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। हमें भी प्रमोट करने के लिए अगर आप चाहते हो कि हम इस तरह के वीडियोस और बनाएं और डिटेल में जाए, तो प्लीज वीडियो पे कमेंट करके बताइए नेक्स्ट वीडियो आपको किस चीज का चाहिए। बाकी हमारी पूरी कोशिश रहेगी आपके एसएसटी का एग्जामिनेशन जो 25 अक्टूबर को 25 फरवरी को पेंडिंग है, उस एग्जाम से पहले हम आपको इसी तरह की सीरीज में पोल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इनका भी वीडियो प्रोवाइड करें। अगर आप चाहते हो तो प्लीज कमेंट ऑन द वीडियो। थैंक यू सो मच।